हाल ही में इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी बातचीत की धूम मची हुई है। भारत के सबसे युवा अरबपतियों में से एक निखिल कामत ने अपने पॉडकास्ट पर बात की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क से। हाँ, और ये कोई मामूली बातचीत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, यह भविष्य पर एक मास्टर क्लास जैसी थी। और हमारे पास इस बातचीत पर आधारित कई स्रोतों के अंश हैं। मिंट, हिंदुस्तान, आज तक की रिपोर्ट्स और द सिंजू पोस्ट का एक पूरा ट्रांसक्रिप्ट भी है। हाँ, तो इन सब को मिलाकर देखने पर ना मस्क के सोचने के तरीके की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या कहा गया, हम इन बड़े और कभी-कभी चौंकाने वाले विचारों की गहराइयों में उतरेंगे। उन पर सवाल भी उठाएंगे। हाँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका असल में मतलब क्या है। अमेरिकी कर्ज को रोबोट से चुकाने से लेकर एक ऐसे भविष्य तक जहां काम करना सिर्फ एक शौक होगा। चलिए इसे ठीक से खंगालते। चलिए तो शुरुआत उस मुद्दे से करते हैं जिसने शायद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज। हाँ। मस्क ने एक ऐसा आंकड़ा पेश किया जो दिमाग को सुन्न कर देता है। कौन सा? कि अमेरिकी सरकार कर्ज पर सिर्फ जो ब्याज चुका रही है वो उसके पूरे सैन्य बजट से ज्यादा है। सिर्फ ब्याज का भुगतान? ये तो बहुत बड़ी बात है ना? हाँ। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसे ज्यादातर अर्थशास्त्री वो या तो टैक्स बढ़ाकर या खर्च घटाकर हल करने की बात करेंगे। सही बात है, यही पारंपरिक तरीका है। लेकिन मस्क पारंपरिक सोच से कोसों दूर हैं। उनका समाधान टेक्नोलॉजी। उनका मानना है कि इस कर्ज की खाई को केवल एआई और रोबोटिक्स ही पाट सकते हैं। एक मिनट, एआई और रोबोट कर्ज चुकाएंगे? ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, लगता तो है। क्या मस्क ने वाकई इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया या ये सिर्फ एक बड़ा हवाई दावा है? नहीं, इसके पीछे एक तर्क है। दावा जितना बड़ा है ना, उसके पीछे का तर्क उतना ही सरल है। उन्होंने समझाया कि ये जो महंगाई या मंदी है, इसका सारा खेल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और जो पैसे की सप्लाई है उसके अनुपात पर टिका है। ठीक है। अगर आप बहुत सारा पैसा छापते हैं लेकिन उतनी चीजें नहीं बनाते तो हर चीज महंगी हो जाती है। महंगाई। हाँ, ये तो अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है। बिल्कुल, सिद्धांत तो यही है, लेकिन मस्क इसे पलट देते हैं। उनका कहना है कि एआई और रोबोटिक्स वो उत्पादन में इतनी जबरदस्त और अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब कैसी वृद्धि? सोचिए, ऐसी फैक्ट्रियां जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे काम कर रही हैं और इंसानों से कहीं ज्यादा कुशलता से। अच्छा। जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पैसे की सप्लाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो नतीजा होगा डिफ्लेशन, चीजें सस्ती होने लगेंगी। बिल्कुल, चीजें सस्ती होने लगेंगी। और उन्होंने इसके लिए एक समय सीमा भी दी है, 3 साल से भी कम। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लगता है। क्या ये वाकई संभव है? यहीं पर पारंपरिक अर्थशास्त्री सवाल उठाएंगे। पहली बात वो कहेंगे कि डिफ्लेशन अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। क्यों? अगर लोगों को पता हो कि कल कार या फोन सस्ता हो जाएगा तो वो आज खरीदारी टाल देंगे। बात तो सही है। इससे मांग घट सकती है और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। मस्क इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। और दूसरी बात जो ज्यादा प्रैक्टिकल है, मस्क का यह सिद्धांत मानकर चलता है कि एआई और रोबोटिक्स का विकास बिना किसी बाधा के होगा। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन फैक्ट्रियों को बनाने और चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा, दुर्लभ खनिज और कच्चे माल की जरूरत होगी। क्या हमारी धरती इतना बोझ उठा सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मस्क के विजन में अभी साफ नहीं है। तो ये क्रांतिकारी विचार जरूर है, लेकिन इस पर कई बड़े सवालिया निशान भी लगे हैं। तो अगर मान भी लें कि ये संभव हो जाता है और मशीनें ही सब कुछ बनाने लगती हैं, तो हम इंसानों का क्या होगा? हमारी नौकरियों का? हाँ, यहीं से मस्क का एक और दिमाग घुमा देने वाला विचार सामने आता है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अगले 10 से 20 सालों में काम करना वैकल्पिक हो जाएगा, जरूरी नहीं। उन्होंने इसकी तुलना अपने बगीचे में सब्जियां उगाने से की, जो मुझे एक बेहतरीन उदाहरण लगा। अच्छा, कैसे? जैसे कोई शौक के लिए सब्जियां उगाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दुकान से भी खरीद सकता है, वैसे ही काम करना एक शौक होगा, जरूरत नहीं। मेरे एक दोस्त हैं जो अपने ऑफिस के काम से नफरत करते हैं, लेकिन वीकेंड पे घंटों अपनी छत पर गार्डनिंग करते हैं। बस बिना किसी पैसे के, सिर्फ खुशी के लिए। हाँ। मस्क की दुनिया में वो शायद अपना पूरा जीवन गार्डनिंग में ही बिताते। काम करना एक रचनात्मक अभिव्यक्ति होगी, न कि किराया चुकाने की मजबूरी।
ये हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम से भी एक कदम आगे ले जाता है, यूनिवर्सल हाई इनकम की तरफ। हाँ, यूबीआई से यूएचआई तक। यूबीआई में तो आपको जीने के लिए जरूरी न्यूनतम राशि मिलती है, लेकिन यूएचआई का मतलब है हर किसी के पास अपनी जरूरत की हर चीज होगी। मस्क के शब्दों में, अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां मतलब अभाव जैसी कोई चीज ही नहीं है। और अगर हर चीज मुफ्त में उपलब्ध है तो फिर पैसे की जरूरत ही क्या है? सही बात है। मस्क का मानना है कि इस भविष्य में असली करेंसी पैसा नहीं बल्कि ऊर्जा होगी। जिसके पास ऊर्जा का नियंत्रण होगा वही सबसे शक्तिशाली होगा। जब मैंने ये सुना ना तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई। ये सुनने में तो किसी जन्नत जैसा लगता है, लेकिन अगर जीने के लिए संघर्ष ही नहीं करना पड़ेगा तो क्या हम सुबह बिस्तर से उठना भी चाहेंगे? ये एक गहरा सवाल है। इंसान की पूरी प्रगति, हमारी कला, विज्ञान, सब कुछ तो किसी न किसी कमी या संघर्ष से ही जन्मा है। ये विचार मुझे एक ही समय पर उत्साहित भी करता है और डराता भी है। ये इस विजन का सबसे बड़ा और गहरा सवाल है। ये यूएचआई का विचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। लेकिन इसके सामाजिक परिणाम बहुत गहरे हो सकते हैं। क्या बिना किसी लक्ष्य के इंसान खुश रह पाएगा? शायद नहीं। इतिहास हमें बताता है कि संघर्ष और कमी ही इनोवेशन को जन्म देते हैं। क्या हम एक स्थिर लेकिन अर्थहीन समाज बन जाएंगे? मास्क इस दार्शनिक पहलू को ज्यादा नहीं छूते, जो कि इस विचार की सबसे बड़ी चुनौती है। इस बदलते भविष्य में भारत कहाँ फिट होता है? दिलचस्प बात यह है कि कामत के साथ बातचीत में मस्क ने भारत के बारे में भी काफी कुछ कहा, और काफी गर्मजोशी से कहा। हाँ, उन्होंने भारतीय प्रतिभा की जमकर तारीफ की और माना कि अमेरिका की तकनीकी सफलता में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये सिर्फ खोखली तारीफ नहीं थी, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत बातें भी साझा की। अच्छा। जिससे उनका भारत से जुड़ाव और गहरा लगता है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टनर शिवान जिलिस आधी भारतीय हैं। ओह, ये तो मुझे नहीं पता था। इतना ही नहीं, उनके एक बेटे का मिडिल नेम शेखर है। शेखर? हाँ, जो नोबेल पुरस्कार विजेता और भारतीय अमेरिकी भौतिक विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है। वाह, ये दिखाता है कि उनका सम्मान सिर्फ सतही नहीं बल्कि काफी गहरा है। बिल्कुल। बातचीत आप्रवासन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी गए। मस्क ने H-1B वीजा पर एक बहुत ही संतुलित नजरिया पेश किया। बिल्कुल, उन्होंने इसका पुरजोर समर्थन किया और कहा कि ये अमेरिका में इनोवेशन के लिए जरूरी है। लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने सिस्टम का दुरुपयोग किया है। तो मस्क H-1B वीजा पर समर्थन तो करते हैं, लेकिन दुरुपयोग की बात भी मानते हैं। ये एक बहुत संतुलित नजरिया है जो आजकल कम सुनने को मिलता है। हाँ, और ये महत्वपूर्ण है। वो किसी एक पक्ष में नहीं खड़े हैं। उनका कहना है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को देश में आने से रोकना बेवकूफ़ी है। सही बात है। लेकिन साथ ही सिस्टम में जो खामियां हैं, जिनसे कुछ कंपनियां सिर्फ सस्ता श्रम पाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, उन्हें ठीक करना भी जरूरी है। उन्होंने उस आम धारणा को भी चुनौती दी कि अप्रवासी स्थानीय लोगों की नौकरियां छीन लेते हैं। सही कहा। उनका अनुभव टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां चलाने के बाद यह है कि शीर्ष प्रतिभा की हमेशा कमी रहती है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी कंपनियां सस्ती मजदूरी के लिए बाहर से लोग नहीं लाती, बल्कि इसलिए लाती हैं क्योंकि उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर और वैज्ञानिक चाहिए। और वो कहीं भी मिल सकते हैं। हाँ, उनके लिए कुशल अप्रवासी नौकरियां छीनते नहीं, बल्कि उन महत्वपूर्ण जगहों को भरते हैं जहां स्थानीय प्रतिभा की कमी होती है, और इस प्रक्रिया में वे और ज्यादा नौकरियां पैदा करते हैं। टैलेंट की बात से याद आया, उन्होंने भारत के युवा उद्यमियों को भी एक बहुत सीधी साधी लेकिन शक्तिशाली सलाह दी। हाँ, उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाज में योगदान देने पर ध्यान देना चाहिए। उनका मंत्र था, आप जितना लेते हैं उससे ज्यादा योगदान देने का लक्ष्य रखें। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, बल्कि एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल है। उनका संदेश साफ था, अगर आप ऐसे उत्पाद और सेवाएं बनाते हैं जो वास्तव में उपयोगी हैं, लोगों की समस्याओं को हल करती हैं, तो वित्तीय सफलता अपने आप मिल जाएगी। हाँ, पैसा एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। उन्होंने ये भी जोर दिया कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत और असफलता के लिए तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल, और ये सलाह खोखली नहीं है। उनका पूरा करियर इसी सिद्धांत का सबूत है। उन्होंने उन उद्योगों में प्रवेश किया जहां सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, जैसे इलेक्ट्रिक कारें, दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। हर बार उनका ध्यान एक बड़ी मानवीय समस्या को हल करने पर रहा है। पैसा तो बस उसका नतीजा था।
ये सलाह भारत के उभरते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। तो कुल मिलाकर आज हमने मस्क के कुछ ऐसे विचारों को खंगाला जो हमारी दुनिया की बुनियाद को हिला सकते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां एआई देश का कर्ज चुकाता है, एक ऐसा समाज जहां काम करना वैकल्पिक है, और सफलता का एक ऐसा मॉडल जो पैसे से ज्यादा योगदान को महत्व देता है। ये सब विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन मस्क इसे एक संभावित भविष्य के रूप में देखते हैं। और अंत में एक विचार जो इन सबको एक साथ बांधता है। मस्क का ये भी मानना है कि हम शायद एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। सिमुलेशन मतलब जैसे वीडियो गेम में होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। जब मस्क सिमुलेशन की बात करते हैं तो उनका मतलब है कि शायद हमारी पूरी दुनिया, हमारा ब्रह्मांड किसी बहुत उन्नत सभ्यता का बनाया हुआ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अच्छा। और उनका एक सिद्धांत है कि अगर ये सच है तो इस गेम को चलाने वाले इसे दिलचस्प बनाए रखना चाहेंगे। दिलचस्प? हाँ, सबसे दिलचस्प परिणाम ही टिके रहने की सबसे ज्यादा संभावना रखता है। तो इस पर सोचने के लिए एक सवाल ये है कि अगर हमारा भविष्य वैसा ही है जैसा मस्क कल्पना करते हैं, जहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई काम नहीं है और सब कुछ एआई द्वारा प्रबंधित है, तो हमारे सिमुलेशन की कहानी का क्या होता है? क्या ये कहानी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है या उबाऊ? इस पर सोचने की जरूरत है।